हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका पटवारी एग्ज़ाम 2025 है उसके सिलेबस के बारे में, और साथ में आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वन बाय वन टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपके बेसिकली मतलब 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। 3 सवाल आपने गलत किए तो टोटल 1 नंबर आपका कट जाएगा। पेपर होगा 3 घंटे का, और टोटल पेपर होगा 300 नंबर का, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150। और ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला जो सेक्शन है उसमें अपने टोटल 5 सब्जेक्ट है। एक तो जनरल साइंस है, एक इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और इंडियन जियोग्राफी और साथ में करंट अफेयर का पोर्शन है। और ये जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन से रिलेटेड टोटल आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल होगा 76 नंबर की, यानी कि 25% जो आपका पोर्शन है उस फर्स्ट सेक्शन से आएगा। अब जो सेकंड सेक्शन है वो है राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी हमें तैयार करनी है, राजस्थान की हिस्ट्री तैयार करनी है, और राजस्थान का कल्चर हमें तैयार करना है। साथ में राजस्थान की पॉलिटी हमें तैयार करना है। इसमें इस पोर्शन से भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और इसका जो पोर्शन है वो 20% है। जो थर्ड सेक्शन है अपना वो है हिंदी और इंग्लिश का, जो कि लगभग टोटल 44 नंबर का होगा। टोटल 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका जो पोर्शन है वो 15% है। और जो फोर्थ अपना सेक्शन है सिलेबस का वो है मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स, जो कि टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन लेके बैठा है। 30% का पोर्शन आपके पूरे एग्जाम पेपर का। और जो अपना आखिरी जो सेगमेंट है वो है कंप्यूटर का पोर्शन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, यानी कि 10% पोर्शन जो आपका है वो कंप्यूटर का होगा। टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का होगा। इसमें जो है सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है अपना है रीजनिंग और मैथ्स का, जो कि 30% का है। उसके बाद सेकंड में आता है अपना इंडिया से रिलेटेड जीके का, जो कि 25% है। फिर थर्ड में आता है राजस्थान की जीके का, जो कि 20% है। फोर्थ नंबर पर आता है हिंदी और इंग्लिश, जो 15% है। और आखिरी में 10% अपना कंप्यूटर है। ये मोटा मोटी अपना सिलेबस है। तो अपन जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के पोर्शन से, राजस्थान की जियोग्राफी। हम वन बाय वन सभी सब्जेक्टों को डीपली पढ़ेंगे, और पढ़ने का तरीका ये होगा, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है हम उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे ही वो टॉपिक हमारा खत्म होता है उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। और एक बार हमने जो टॉपिक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू जो हम अटेम्प्ट करेंगे ये कर लिया, तो उस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी। राजस्थान की जियोग्राफी में हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो उसके लिए इधर डिवाइड कर रखा है, ये बिल्कुल पटवारी एग्जाम के हिसाब से कर रखा है। टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। इस साइड पे जितने भी ये टॉपिक हम राजस्थान की जियोग्राफी के अंडर तैयार करेंगे। और सामने जो दूसरा सेक्शन बी है वो ये है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन साथ में टॉपिक खत्म होने के बाद करेंगे। तो टॉपिक हम पहले देख लेते हैं। पहला है सामान्य परिचय है अपना राजस्थान का। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, जिसमें पर्वत पहाड़ जितनी भी जो भौगोलिक संरचनाएं, जो कि पर्वत पहाड़ मैदान, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो थर्ड पोर्शन है, यानी कि जो थर्ड टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु का, जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में, वर्षा के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र, जिसमें नदी झील तालाब आ जाएगी राजस्थान के अफवाह तंत्र में। फिर राजस्थान में खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पर है, राजस्थान की किस जगह खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें चट्टान चट्टान भी पढ़ेंगे हम। साथ में उसके बाद पढ़ेंगे हम उद्योग, राजस्थान के उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ यही आएंगे कि कौन सा खनिज किस स्थान पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाता है, या कौन सा उद्योग कहाँ पर है।
ठीक है, उसके बाद हम पर्यटन पढ़ेंगे, राजस्थान का पर्यटन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन में जितने भी हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारा दिल्ली मुंबई वाला जो, उसको पढ़ेंगे। साथ में हम कृषि एवं पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे। और इन टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ साथ हर टॉपिक के एंड में हम इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये पूरा जो हम स्टडी करेंगे ये मेरे हैंड रिटन नोट से करेंगे। और पटवारी एग्जाम जो 2025 है राजस्थान का भूगोल, उससे प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, राजस्थान का विस्तार। तो ये राजस्थान का जो है मानचित्र है। इसमें राजस्थान का विस्तार देखिए तो उत्तरी बिंदु जो है राजस्थान का, उत्तरतम बिंदु, वो क्या है? कोणा गांव है। वो कोणा गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? गंगानगर में। जिला कौन सा लगता है? श्री गंगानगर। ठीक है। और राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव में। तहसील कौन सी लगती है इस गांव की? कुशलगढ़ है। जिला कौन सा लगता है? बांसवाड़ा लगता है। ये उत्तर बिंदु हमने देख लिया कोणा गांव में है। दक्षिणी बिंदु हमने देख लिया बोरकुंड गांव में है। अब उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई देखिए तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, वो 826 किलोमीटर है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन से गांव में है? सीलाना गांव में है। तहसील है इसकी राजाखेड़ा। जिला है जो धौलपुर। ठीक है। अब जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन से गांव में? कटरा गांव में है। तहसील है हम इसकी सम। जिला है जैसलमेर। अब राजस्थान की जो पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक जो विस्तार है राजस्थान का, कितना किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। तो हमने देख लिया विस्तार। और इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार की जो रेखा है और पूर्व से पश्चिम की विस्तार की जो रेखा है वो आपस में कौन से जिले पे काटती है? तो कौन सा जिला आ जाएगा? नागौर जिला। यानी कि अगर राजस्थान की विस्तार को हम एक रेखा से प्रदर्शित करें तो उत्तर से दक्षिण वाली रेखा और पूर्व से पश्चिम वाली रेखा एक दूसरे को कौन से स्थान पर काटती है, कौन से जिले पर काटती है? तो स्थान तो पूछेगा नहीं आपसे, जिला पूछेगा, तो जिला है नागौर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान की लोकेशन है वो कहाँ पर है। अब इसमें अलग अलग टाइप से पूछ सकता है कि भारत के सापेक्ष पूछ सकता है कि भारत में राजस्थान की लोकेशन कहाँ है, या फिर ग्लोब में पूछ सकता है कि ग्लोब में राजस्थान की लोकेशन कहाँ है, या फिर महाद्वीप में पूछ सकता है कि महाद्वीप के आधार पर राजस्थान की लोकेशन क्या है, विश्व के आधार पर राजस्थान की लोकेशन क्या है, ग्लोब अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की जो लोकेशन है वो क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लेते हैं भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर है राजस्थान। ये है भारत का उत्तरी हिस्सा, ये है नीचे दक्षिणी हिस्सा, इधर है पूर्वी हिस्सा और इधर है पश्चिमी हिस्सा। अब राजस्थान दिख ही रहा है आपको कहाँ पर है। राजस्थान भारत में पश्चिम की तरफ है और उत्तर की तरफ है। तो अगर पूछे कि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति आपको ऑप्शन में दे दे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम, तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान की जो भारत के सापेक्ष स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम में। अब अगली महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि राजस्थान कौन से महाद्वीप में आता है। तो राजस्थान भारत में आता है। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ये एशिया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। अब भारत एशिया में दक्षिणी हिस्से में आता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आप देख रहे हो रेड कलर से डॉट हो रहा है, यहाँ पर राजस्थान है। तो एशिया में राजस्थान कहाँ पर हुआ? नीचे की साइड दक्षिण और थोड़ा पश्चिम की साइड पर है, तो हो गया दक्षिण पश्चिम। यानी कि महाद्वीप के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। अब बात करते हैं विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो विश्व का ये नक्शा दे रखा है। इसमें जो अक्षांश रेखा है वो अफ्रीका से होकर जा रही है। एक 0 डिग्री देशांतर रेखा ये आपस में जहां पर काटती है वहीं से अपना उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण बनेगा।
तो ये इस पॉइंट जो रेड कलर का पॉइंट है इसके ऊपर है उत्तर, और इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, और नीचे है दक्षिण, और ऊपर की साइड है उत्तर। तो आप देख रहे हो राजस्थान है यहाँ पर, तो इधर जाएंगे तो इधर तो आ गया पूर्व, अब ऊपर भी जाना पड़ेगा, ऊपर है उत्तर। तो राजस्थान की जो स्थिति विश्व के सापेक्ष है वो है उत्तर पूर्व में। ठीक है। अगला है ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछ सकता है। तो ये ग्लोब है, ग्लोब में ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। ठीक है। ये जो देशांतर रेखा है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, और ये जो अक्षांश रेखा है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। अब ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है, ये तीर देख लो आप, एक तो ऊपर की तरफ, तो इधर आ गई उत्तर, और एक है इस साइड में, तो इधर आ गई पूर्व। तो बात करें कि ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो राजस्थान कौन ग्लोब के किस हिस्से में आ रहा है? तो इस वाले हिस्से में आ रहा है। ये वाला हिस्सा कौन सा है ग्लोब का? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की ग्लोब के आधार पर स्थिति हमने जान ली, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पढ़ा राजस्थान की विश्व के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष और भारत के सापेक्ष स्थिति जो हमने पढ़ी, उसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें देखना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला कथन है कि राजस्थान भारत में कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो हमने पढ़ा था कि भारत में राजस्थान कहाँ पर है? ये जो बिंदु है भारत के बीचों बीच, यहीं से दिशा निर्धारित हो रही है। इधर की साइड आएगा पूर्व, ऊपर की साइड आया उत्तर, नीचे की साइड आया दक्षिण, और इस साइड आया पश्चिम। और राजस्थान कहाँ पर है? इस साइड में। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिमी दिशा। यानी कि कथन पहला जो है वो सत्य है। ठीक है। सेकंड जो कथन है वो राजस्थान जो है विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में, तो विश्व में हमने देखा था राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में है। ये जो विश्व है यहाँ पर जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और दक्षिणी जो जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा जिस बिंदु से काट रही है वहीं से दिशा का निर्धारण होगा। तो इस साइड पर तो आ गया पूर्वी दिशा, ऊपर की तरफ आ गया उत्तरी, नीचे की तरफ आ गया दक्षिण दिशा, और इस साइड आ गया पश्चिमी दिशा। और राजस्थान अपना किस साइड पर है? इधर, ये जो रेड लाइन जा रही है। ठीक है। तो ये जो स्थिति है ये विश्व के सापेक्ष कौन सी स्थिति है? उत्तर पूर्वी दिशा में है विश्व के सापेक्ष राजस्थान। लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा होगा इस सेकंड वाले कथन में क्या कह रहा है वो, कि राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जबकि राजस्थान है तो उत्तर पूर्वी दिशा में है लेकिन गोलार्ध में नहीं, वो विश्व के सापेक्ष उत्तर पूर्वी दिशा में है। तो ये कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है राजस्थान एशिया में दक्षिण पश्चिमी दिशा में है। तो ये अपने पढ़ा था कि इस बिंदु से जो राजस्थान की स्थिति है, इस जो एक तीर देख रहे हो आप इस साइड पे, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिमी दिशा। तो तीसरा कथन भी सत्य है। और जो फोर्थ कथन है वो कह रहा है कि राजस्थान ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सेकंड दिया विश्व में दिया है, तो विश्व में तो दिशा आएगी, लेकिन अगर ग्लोब के सापेक्ष बात करेंगे तो गोलार्ध आएगा। ठीक है। तो फोर्थ कथन सत्य है, सेकंड असत्य है, क्योंकि कारण आपको पता है कि विश्व में तो उत्तर पूर्वी दिशा में है, न कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो होगी हमारी राजस्थान की स्थिति डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। ऑब्जेक्ट माने आप देख लो देश, विश्व, भारत, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर। इनसे भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अगला जो है वो है एक और आधार है अक्षांश रेखा के आधार पर राजस्थान की स्थिति में देखनी है कि अक्षांश रेखा के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसमें ये नहीं पूछेगा आपसे कि अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है। रेखा के सापेक्ष कोई दिशा थोड़ी पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान में जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है या कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि ये जो राजस्थान का मैप है इसके
उत्तरी बिंदु से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है और दक्षिणी बिंदु से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, और उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के मध्य का जो अंतर निकालेंगे, यानी कि हमें पता चलेगा कि कितनी अक्षांश रेखा का विस्तार हमारे राजस्थान से है। तो सबसे पहले अगर स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश के सापेक्ष तो क्या है कि 23 डिग्री 3 मिनट ये डिग्री है, और ये जो डेस वाला है ये अपना मिनट है। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है, विस्तार है। ठीक है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन ले लेंगे। अक्षांश स्थिति के आधार पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है। देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है, हमने पढ़ा है अभी। सेकंड है 23 डिग्री 3 मिनट, ये भी 3 मिनट, ये जीरो लग गया तो, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 0 3 मतलब 3 मिनट हो गए। अगर 0 0 3 होता तो फिर ये गलत होता। तो 23 डिग्री 3 मिनट ही है भी। यहाँ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, दोनों दोनों सेम ही लिख रखा है, बस अंतर ये है इसने यहाँ पर जीरो आगे लगा दिया, लेकिन चेंज है नहीं, 3 मिनट ही है वो। ठीक है। थर्ड है 23 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट नहीं होगा तो ये थर्ड गलत है। 23 डिग्री 30 मिनट ये फोर्थ भी गलत है। केवल फर्स्ट और सेकंड जो है सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है राजस्थान का अक्षांश से विस्तार। ये जो क्वेश्चन है टॉपिक के साथ साथ, मतलब छोटा सा टॉपिक हुआ, हाथों हाथ क्वेश्चन, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप उस टॉपिक को समझे कि नहीं। ठीक है। तो और किस टाइप से क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो भी अक्षांश विस्तार से है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। अब पहले हमने ये देखा कि राजस्थान के उत्तरी बिंदु से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, दक्षिण बिंदु से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। अब ये पूछ रहा है कि अक्षांश विस्तार कितना है, यानी कि बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, यानी कि राजस्थान में अक्षांश का विस्तार देखना है हमें, इतना विस्तार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री 12 मिनट जो है उससे माइनस करना पड़ेगा 23 डिग्री 3 मिनट, क्योंकि ये क्रम वाइज चल रही है। 23 डिग्री 3 मिनट थोड़ा ऊपर जाएंगे, 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री, ऐसे करते करते 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ पर आखिरी जो उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का, वहां से 30 डिग्री 12 मिनट वाली गुजरती है। अब इनका जो उत्तरी बिंदु दक्षिण बिंदु के बीच का विस्तार देखिए, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस करना पड़ेगा मेरे को दक्षिणतम जो अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट को। तो देखो, 30 डिग्री में से 23 डिग्री जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, और 12 मिनट से 3 मिनट माइनस होंगे तो 9 मिनट बचेंगे। तो अक्षांश विस्तार राजस्थान का कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। इसको 0 9 लिखो या डायरेक्ट 9 लिखो। तो ये अपना आंसर है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। देखो, कर्क रेखा किसे कहते हैं। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने हमने देखा था कि ये वाली अक्षांश देखो, ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 0 डिग्री बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4। और जो कर्क रेखा है यहाँ पर आएगी 23.5 डिग्री, जो अक्षांशीय रेखा है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को। अब देखो, जो राजस्थान है वो राजस्थान को इस प्रकार लिख सकते हैं कि उत्तर में तो श्री गंगानगर जिला है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, पूर्व में धौलपुर है, और पश्चिम में जैसलमेर है। अब जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से। जैसे तो बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर से गुजरती है, लेकिन मेनली बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है। बांसवाड़ा में भी पूछ ले तो कहाँ पर, कुशलगढ़ तहसील में, राजस्थान। अब ये जो क्वेश्चन है ये 100% बन सकता है क्या, कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई, यानी कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इसी का नाम कर्क रेखा है, बाकी और को कर्क रेखा नहीं कहते। ठीक है। राजस्थान में जो इतना से जो पोर्शन में जो लंबाई इस कर्क रेखा है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है। कर्क रेखा की जो लंबाई देख लीजिए राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर। और कौन से जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा। तहसील ऑप्शन में देते कौन सी सही होगी, कुशलगढ़ तहसील। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश किस जिले की सीमा को छूकर गुजरती है।
सीमा को छूकर गुजरती है। तो वो कौन सी है? 3 मिनट है। ये कर्क रेखा नहीं है, ये कर्क रेखा से नीचे वाली रेखा है। तो किस जिले को छूकर निकलती है? बांसवाड़ा जिले को। जबकि 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा से होकर निकलती है, जो कि 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर छूकर तो नहीं जाती। तो ये वाली कर्क रेखा नहीं है, उससे नीचे वाली रेखा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गंगानगर के उत्तरी किनारे से बांसवाड़ा के दक्षिणी किनारे के बीच अक्षांश विस्तार कितना है? हमने ऊपर निकाला था, कैसे भी घुमा के दे सकता है क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कितना था? 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये निकाला हमने। 30 12 से माइनस किया 23 3 को, तो 7 डिग्री 9 मिनट अपना आया। अब बात करते हैं कि राज्य में दिन छोटे और बड़े कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये ग्लोब है। ठीक है, ये मध्य से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये ऊपर कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री वाली, नाम बताया था, कर्क रेखा। ठीक है, अब नीचे भी होता है भूमध्य रेखा के, जो दक्षिण की तरफ भी 23.5 डिग्री वाली रेखा है, उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, अब जो सूर्य की जो गति है, जो सूर्य जो गति करता है, वो कहाँ करता है? इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में करता है। कर्क रेखा पर होता है तो फिर वहां से वापस लौटता है धीरे धीरे नीचे की तरफ, मकर रेखा की तरफ। अब जैसे मकर रेखा की तरफ पहुंचा, मकर रेखा को छुआ, तो वापस किधर की तरफ चल जाता है रे? कर्क रेखा की तरफ सूरज। अब देखो, 31 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी है, इस डेट के दिन जो सूरज है वो कहाँ पर रहता है? भूमध्य रेखा पर। अगर सूरज भूमध्य रेखा पर होगा तो सूरज की सीधी रोशनी कहाँ पर पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ऊपर देखो आप, राज्य में दिन और रात बराबर कहाँ पर हो, कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब सूरज की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष होती है। ठीक, अब सूरज देखो, जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से सूरज ऊपर की ओर जाता है, उस सूरज की गति को हम क्या कहते हैं? कि सूरज उत्तरायण हो रहा है, अर्थात उत्तर की तरफ जा रहा है। और याद रखना, 21 जून को सूरज कहाँ पर पहुंच जाता है? कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। और सूरज जहां पर भी होगा वहां दिन तो बड़ा होगा ही सही। तो राज्य में सबसे बड़ा दिन, क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कर्क रेखा से स्टार्ट होकर फिर राजस्थान उत्तर की तरफ है, यानी कि सूरज राजस्थान के सबसे करीब कब कब आएगा? जब वो सूरज होगा कर्क रेखा पर। तो राज्य में सबसे बड़ा दिन कब होगा? और 21 जून को, क्योंकि सूरज 21 जून को ही कर्क रेखा पर होता है। ठीक है, उसके बाद सूरज धीरे धीरे वापस किधर आएगा? अक्षांश की तरफ, 0 डिग्री अक्षांश की तरफ। और फिर वापस कब यहाँ पर आ जाएगा? 23 सितंबर को वापस आ जाएगा। 23 सितंबर के बाद फिर और नीचे जाएगा। अब जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश को पार करके नीचे की तरफ जाता है सूरज, तो उसकी गति को हम कहते हैं कि सूरज है दक्षिणायन हो रहा है। ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब जो सूरज है वो मकर रेखा पर पहुंच जाएगा 22 दिसंबर को। अब ये बताओ, 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर होगा तो कोई देश जो मकर रेखा पर स्थित होगा वहां पर दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हमने देखा जब सूरज कर्क रेखा पर होता है तो राजस्थान में बड़ा दिन होता है, क्योंकि राजस्थान कर्क रेखा के समीप स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव आ गया। अब इसको अगर और भी अच्छे से समझे तो मान लेते हैं हम, एक सीधी रेखा में ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे ग्लोब को, इस साइड है दक्षिणी ध्रुव, इस साइड है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास है कर्क रेखा। कर्क रेखा देख लो आप, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, फिर आएगा नीचे कर्क रेखा, तो उत्तरी ध्रुव से इधर जाएंगे कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव। अब सूरज की गति कैसे होती है देखो, 21 जून को सूरज होता है कर्क रेखा पर, क्योंकि राजस्थान समीप है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज यहाँ पर है। अब 21 जून को सूरज की जो रोशनी सीधी कहाँ पर पड़ेगी? कर्क रेखा पर, लेकिन जो तिरछी किरणें हैं वो राजस्थान में पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो दिन बड़ा कब होता है? जब सूरज की सीधी जो वेव्स आती है, यानी कि सीधी जो रोशनी पड़ती है, वहां उस कारण बड़ा दिन नहीं होता। जो सूरज की जो तिरछी किरणें पड़ती है उसी के कारण दिन क्या होता है? बड़ा होता है। तो 21 जून को तो कर्क रेखा पर होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 23 सितंबर को पहुंच जाएगा भूमध्य रेखा पर, फिर यहाँ से फिर से पेट्रोल भराएगा, पेट्रोल भरने के बाद फिर स्पीड पकड़ेगा और 22 दिसंबर को पहुंच जाएगा मकर रेखा को। मकर रेखा को छुआ, फिर वहां से कहेगा कि मुझे घर वापस लौटना है, तो सूरज 22 दिसंबर के बाद फिर वापस
कि उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की तरफ आना स्टार्ट कर दे। 21 मार्च को पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से उसने पेट्रोल भराया, फिर वापिस चल पड़ता है उत्तरायण की तरफ अपने घर पर, कर्क रेखा पर। जहां पर घर कहाँ, जहां राजस्थान है वहीं सूरज का घर है। ठीक है। अब देखो, ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, ठीक है। ये ऊपर है कर्क रेखा, यहीं पर अपना राजस्थान है। कर्क रेखा बांसवाड़ा यहीं कर्क रेखा से गुजरती है, ठीक है। अब सूरज जो है 22 दिसंबर को तो होता है मकर रेखा पर। 22 दिसंबर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। अब जैसे जैसे सूरज कर्क रेखा की तरफ जाता है, रात की अवधि कम और दिन बड़ा हो जाता है। अब देखो, सूरज यहाँ होगा तो यहाँ तो दिन बड़ा होगा, लेकिन इस साइड क्या होगा उस दिन, इस साइड की भी सूरज तो बहुत दूर है। सूरज तो कहाँ गया है, ट्रिप पे गया है, ट्रिप करने गया, मतलब किसी अच्छी लोकेशन में घूमने गया है। तो यहाँ पर सूरज की कमी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रात होगी और दिन तो इधर होगा। तो इसी कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है, ठीक है। और जब सूरज यहाँ होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा, मतलब इतना बड़ा दिन होता है। एक दिन दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर जब सूरज होता है तो एक दिन 6 महीने का होता है, और उत्तरी ध्रुव पर उसी दिन 6 माह की रात होती है। तो जैसे जैसे सूरज कर्क रेखा की तरफ जाता है, रात की अवधि कम दिन बड़ा होता है। सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि गंगानगर जो है राजस्थान का जो जिला है, श्री गंगानगर, यहाँ सबसे बड़ी रात होती है कब, 22 दिसंबर को। रात ही तो नहीं, सूरज तो ट्रिप पे गया घूमने है नहीं, तो रात सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ से जितना दूर जो शहर होगा वहाँ रात लंबी होगी सही, क्योंकि अगर कोई शहर नज़दीक हो थोड़ी बहुत रोशनी तो आती रहेगी सूरज की। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्चुअल बातें थी जो समझनी जरूरी थी। अगर वो समझ गए आप तो बिल्कुल आसानी से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व में सबसे बड़ा दिन कब होता है। विश्व में सबसे बड़ा दिन कब होता है, क्योंकि ज्यादातर विश्व कहाँ, कौन से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम ये कहेंगे विश्व में सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, जब होता है जब सूरज कब 21 जून को और 22 दिसंबर को, दोनों को। क्यों, तो देखो 22 दिसंबर को इधर भी है विश्व, तो जो विश्व के जो देश इस साइड पर होंगे वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब सूरज 21 जून को कहां पर रहता है, कर्क रेखा पर, तो जो शहर, जो राज्य, जो देश या विश्व का जो कोना यहाँ पर स्थित होगा वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो विश्व में दिन सबसे बड़ा कब होता है, 2 तारीख को। एक तो 21 जून को जब सूरज होता है कर्क रेखा पर, एक होता है 22 दिसंबर को जब सूरज होता है मकर रेखा पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर दी, कब होगा, 21 जून को, गर्मियों के दिनों में 21 जून को जब सूरज कब कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को जब सूरज कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर। 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है। अब 21 जून को सूरज कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पर, तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा, श्री गंगानगर पर। क्यों, मान लो मैंने समझाया था कि कर्क रेखा पर बांसवाड़ा है, ठीक है। अगर सूरज कर्क रेखा पर है तो आप कहोगे सीधी रोज, सीधी जो किरणें हैं सूरज की वो कहाँ पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा के सापेक्ष होता है तो सीधी रोशनी कर्क रेखा पर पड़ती है। लेकिन दिन छोटा बड़ा होना सीधी रेखा पर डिपेंड नहीं करता, तिरछी जो किरणें जाती है वहां पर डिपेंड करता है दिन का बड़ा होना। तो जब सूरज यहाँ पे होगा तो उसकी तिरछी किरणें इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जितनी तिरछी यहाँ तक जाएगी, सब ज्यादा तिरछी कहाँ पर जाएगी, उत्तरी ध्रुव पर। तो सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा, 6 महीने का उत्तरी ध्रुव पर। अब राजस्थान में उत्तरतम बिंदु कौन सा है, श्री गंगानगर में, तो यहाँ पर राजस्थान के अन्य बिंदु के सापेक्ष सबसे ज्यादा तिरछी किरणें जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा कब, 21 जून को, जब सूरज कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर। 13 घंटे का दिन होता है टोटल, यानी कि 6 बजे ही उजाला हो जाता है और नाइट में 7 बजे रात हो जाती है।
देख लो यहाँ भी वही है कि दिन का बड़ा या छोटा होने का कारण सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना नहीं, बल्कि सूर्य की जो किरणें तिरछी पड़ती है वो दिन और रात का बढ़ने या घटने का कारण है। इसलिए 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी तो कर्क रेखा पर पड़ती है, परंतु तिरछी उत्तर की ओर पड़ती है। इसलिए कर्क रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ी अवधि दिन की होती है 6 महीने की। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ग्लोब के सापेक्ष जो दिन और रात बड़े छोटे होते हैं वो है, इसको ऊपर भी समझ चुके हैं। इसको सीधी रेखा में ले तो देख लो, कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है 21 जून को, सीधी किरणें पड़ेगी कर्क रेखा पर, लेकिन जो तिरछी पड़ेगी वो उत्तर की दिशा की तरफ, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, समझ लिया। अब आता है 21 जून को राजस्थान में क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है, कोई सी 21, 22, 23 जून, कौन सी चुननी है, 21 जून। अगला है किसी भी स्थान पर अपने आप में सबसे बड़ा दिन भी कब होता है, 21 जून को होता है। ठीक है, दिन की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर हमने बताया था, दक्षिण से उत्तर की तरफ दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज जब कर्क रेखा पर होता है तो सीधी किरणें तो कर्क रेखा पर पड़ती है, लेकिन दिन कौन बढ़ाती है, उसकी तिरछी किरणें जो कहां पर पड़ती है, उत्तर की तरफ। जैसे जैसे उत्तर बढ़ेंगे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। दिन बड़ा होता है इसलिए रात क्या होगी, छोटी होगी। अगर रात बड़ी होती है तो दिन अपने आप छोटा हो जाएगा। परछाई सबसे छोटी होती है कब, 21 जून को। क्यों? क्योंकि रोशनी सूरज की, अगर दिन बड़ा होगा तो परछाई छोटी होगी सही। मतलब जब सूरज आप देखते होंगे दिन में परछाई बिल्कुल भी छोटी सी हो जाती है दिन में, क्योंकि सूरज अपने सीधा सिर के ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे ढलने लगता है या जैसे जैसे उगता है सूरज, अपनी उस टाइम पे अपनी परछाई क्या होती है, बड़ी होती है। अब राजस्थान के सापेक्ष सूरज को घुमाते हैं, ट्रिप पे ले जाते हैं। देखिए ये राजस्थान में बांसवाड़ा, चलो सूरज को यहाँ से ले जाते हैं गंगानगर की तरफ। अब देखो, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे दिन की अवधि क्या होगी, इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, गंगानगर में। कौन से गांव में, कोना गांव में। और दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु भी कौन सा है, कोना गांव में होगा। ठीक है, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात, क्योंकि दिन बड़ा हो तो रात ऑटोमेटिक ही छोटी हो जाएगी। अब बांसवाड़ा में क्या होगा, क्योंकि सूरज उत्तर बढ़ेंगे तो दिन बढ़ता जा रहा है। बांसवाड़ा में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, और दिन छोटा तो रात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा दिन कहाँ पर होगा, बोरकुंड गांव में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते से ही रिलेटेड। 21 मार्च को क्या है क्वेश्चन, 21 मार्च को राजस्थान की अवधि, 21 मार्च को राजस्थान में दिन की अवधि 12 घंटे और 20 मिनट है, तो रात की अवधि क्या होगी। अब देखो, टोटल दिन होता है 24 घंटे का। यदि दिन की अवधि आपको 12 घंटे 20 मिनट दे रखी है तो पहले 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। लेकिन अब वो 12 घंटे बचने से 20 मिनट भी घटाएंगे तो 11 घंटे 40 मिनट, 11 घंटे 40 मिनट होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, 11 घंटे 40 मिनट, ये वाला सही है, या 10 घंटे 40 मिनट, या 12 घंटे 20 मिनट, या 12 घंटे 40 मिनट। अब बताओ 21 मार्च को 12 घंटे 20 मिनट, क्यों? क्योंकि दो डेट हमने आपको बताई थी शुरुआत में, ऊपर पड़ा होगा क्या, कि राज्य में दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो 2 तारीख 21 मार्च और 23 सितंबर को दिमाग लगा के किसी ने किया होगा, तो बिल्कुल दिमाग ने यहाँ पर धोखा दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में से जो घटाएंगे उसके बाद 11:40 ही बचेगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च को दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। और एक और डेट है 23 सितंबर, अगर वो यहाँ पर डेट ना दे तो फिर तो अपना आंसर है ए। लेकिन उसने 21 मार्च डेट दे रखी है और हम पढ़ रहे जियोग्राफी, कोई मैथ्स पढ़ नहीं रहे, तो जियोग्राफी के हिसाब से यहाँ पर 12 घंटे 20 मिनट होगा। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीख ऐसी है जहाँ पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है। तो आपने देखा होगा जब सूरज दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ जाता है, और सूरज का आखिरी जो ट्रिप वाला स्थान है, जहाँ पर घूमने का आखिरी स्थान है वो कौन सा, मकर रेखा जो
सूरज कब पहुंचता है वहां पर? 22 दिसंबर को। वहां पर जो राजस्थान है, उस दिन जो राजस्थान है अपना, वहां पर सबसे बड़ी क्या होती है? रात होती है। सबसे बड़ा दिन वहीं पर होगा जहां पर सूरज होगा मकर रेखा पर। ठीक है। अगला ये है, देखो, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है। सूरज जो है ऊपर की तरफ बढ़ता गया, क्या है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता गया, दिन की अवधि बढ़ेगी, नीचे जाएगा, ऊपर रात की अवधि बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था, इसको दोबारा देखने की कोई जरूरत है नहीं, सेम वही है जो ऊपर था। क्वेश्चन देखते हैं। 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटी रात कहां पर होती है? 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटी रात कहां पर होती है? 22 दिसंबर सूरज कहां पर होगा? मकर रेखा पर। ठीक है। मकर रेखा पर क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। और जैसे मकर रेखा से ऊपर की तरफ चलते, उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा वहां पर? क्या होगा? रातें बड़ी होगी। तो 22 दिसंबर को जब सूरज उपस्थित होता है मकर रेखा के सापेक्ष, उस टाइम पे हम जो हमारा जो राजस्थान है जिसका दक्षिणी बिंदु कर्क रेखा है, इतनी दूरी पर स्थित राजस्थान में कौन से स्थान पर सबसे छोटी रात होगी? क्योंकि हमने देखा था कि सूरज जब दक्षिण में होता है तो हम उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं, रात की अवधि बढ़ती जाती है। तो रात छोटी कहाँ पर होगी? रात छोटी होगी बांसवाड़ा में, क्योंकि दक्षिण है। अब दक्षिण से उत्तर बढ़ते जाएंगे तो रात की अवधि बढ़ती जाएगी। तो हमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु पर रात छोटी होगी, जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे रात बड़ी होगी। तो 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटी रात कहाँ पर होगी? बांसवाड़ा में। ठीक है। अगला है, राजस्थान में 22 दिसंबर को क्या क्या होता है? हमने पढ़ा था एक डेट ऊपर, क्या, कि 21 जून को क्या क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि 22 दिसंबर को क्या क्या होता है। सबसे बड़ी रात होती है, क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात है, क्योंकि सूरज कहाँ पर होता है 22 दिसंबर को? सूरज महोदय घूमते हैं कहाँ पर? मकर रेखा पर। दूसरा, कि अपने आप में किसी भी स्थान पर सबसे बड़ी रात भी होती है। ठीक है। तीसरा, रात की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। और चौथा, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। सबसे छोटा दिन यानी उत्तर की तरफ, क्योंकि रात बढ़ेगी दिन छोटा होगा इसी। और सबसे बड़ी परछाई, क्योंकि जब सूरज की रोशनी कमजोर होती है तभी परछाई ज्यादा होती है, बड़ी होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है? राज्य में सूरज की सबसे तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? क्योंकि सूरज है वो कहां तक आता है अपने घर? सूरज का घर कहां पर है? कर्क रेखा पर। ठीक है। कर्क रेखा पर सूरज का घर है, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर अपना कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा तो दक्षिण बिंदु उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, तिरछी किरणें पड़ती जाती तो दिन भी बड़ा होता जाता है। तो सबसे तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर, उत्तरतम बिंदु राजस्थान का। 22 दिसंबर को हमने पढ़ा था सबसे बड़ी रात। राज्य में सूर्य की लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है? राज्य में सूर्य की लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है? लंबवत नहीं, सीधी। कौन सा है? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। सूर्य का घर भी कहाँ है? कर्क रेखा पर। क्योंकि कर्क रेखा पर आएगा, सीधी किरणें वहीं पर पड़ेगी कर्क रेखा पर। तो बांसवाड़ा स्थित है। बांसवाड़े में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कब गिरती है? सबसे तिरछी किरणें 22 दिसंबर को, जब सूरज कहाँ घूमने जाता है? मकर रेखा पर। राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कब गिरती है? 22 दिसंबर को, जब सूरज का जो फेवरेट ट्रिप होता है कहाँ पर होता है? मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सबसे तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला होगा? श्री गंगानगर, उत्तरी उत्तर की तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि दक्षिण की उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तिरछी किरणें बढ़ती जाएगी। और जब सूरज 22 दिसंबर को होगा और उत्तर की तरफ जाते जाएंगे, रात बड़ी होती जाएगी, दिन ऑटोमेटिक कम होगा। और जब सूरज अपने घर पर होगा, यानी कि कहाँ पर? कर्क रेखा पर। और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तिरछी किरणें बढ़ती जाएंगी, लेकिन रात भी बढ़ती जाएगी, दिन ऑटोमेटिक ही छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगला है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दिन की अवधि कब से बढ़नी प्रारंभ होती है?
बढ़नी कब से प्रारंभ होती है? देखो सूरज का आखिरी ट्रिप कहाँ पर है? मकर रेखा पर, ठीक है। अब मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर। उसके बाद 23 दिसंबर से सूरज वापस अपने घर की तरफ लौटना स्टार्ट कर देता है, तो दिन की अवधि क्या होती है? वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, सूरज आने लगता है धीरे धीरे, तो ये दिन क्या होता है? बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब जो अगला है वो है राज्य में रात की अवधि घटनी कब प्रारंभ होती है? रात की अवधि कब घटती है? वो भी 22 दिसंबर हो। रात की अवधि घटने का मतलब दिन की अवधि बढ़ना कब स्टार्ट होती है, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन ही घुमा के दिया है। सूर्य जब उत्तरायण होता है। राज्य में रात की अवधि बढ़नी कब प्रारंभ होती है? राज्य में रात की अवधि बढ़नी कब प्रारंभ होती है? तो वो होती है 21 जून। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिण की तरफ घूमने चला जाता है, अपने फेवरेट स्थान मकर रेखा की तरफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राज्य में दिन की अवधि कब से घटना प्रारंभ करती है? ये सेम वही क्वेश्चन है एक जैसे, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करी है, दिमाग लगाएगा आपको करना है वरना गलत हो जाएगा। राज्य में दिन की अवधि कब से घटना प्रारंभ होती है? दिन की अवधि कब घटेगी? जब सूरज घूमने चल जाएगा दक्षिणायन, यानी 21 जून की। 21 जून जब सूरज कहाँ रहता है? अपने घर से तो निकल जाता है बाहर। राज्य में 18 जुलाई को क्या स्थिति होगी? अब देखो 21 जून को होता है घर पे, 22 जून को निकल निकल जाता है, कहाँ जाना है उसको? घूमने अपने फेवरेट स्थान, कहाँ पर? मकर रेखा पर। 18 जुलाई यानी कि वो जा रहा होगा, रास्ते में होगा, तो दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की अवधि छोटी होगी। गलत। जब सूरज घर से दूर जाता है तो दिन क्या होता है? छोटा होता है, रात बढ़ती जाती है, तो पहला तो गलत। दिन की अवधि छोटी, रात की अवधि बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात। तो दिन और रात की अवधि बराबर है, इसमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन ए है ये गलत टिक हो रहा है, ठीक है। अगला है राज्य में दिन बड़े कब होंगे? राज्य में दिन बड़े कब होंगे? राज्य में दिन बड़ा होता है 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच तक की अवधि में। सूर्य क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दिन छोटा रात बड़ी होती है। जबकि उत्तर में क्या होता है? उसी समय उत्तरी गोलार्ध में जब भी होगा दिन की अवधि बड़ी और रात छोटी होगी। देशांतर रेखाओं के आधार पर राज्य की स्थिति, हमने इतना सारे जो क्वेश्चन किए वो किसके आधार पर किए? अक्षांश के आधार पर। अब हम बात करते हैं देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति। अब देशांतर के आधार पर जब पढ़ते हैं तो इसको पता है सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर इतने बजे सुबह सूरज इस स्थान से निकलता है तो बताओ सेम उसी टाइम पर वहां पर क्या टाइम, मतलब कहते हैं ना कि मतलब किसी स्थान पर इतने बजे सूरज उग रहा है तो वहां पर ये टाइम हो रहा है, तो पूछेगा उसी के सापेक्ष किसी दूसरे स्थान पर क्या टाइम हो रहा होगा। तब देशांतर जो है टाइम निर्धारण के काम आता है, ठीक है। तो देशांतर के आधार पर जब राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो देखो ये क्या है? 0 डिग्री राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। भाई 0 डिग्री जो ग्लोब है उसको दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान है पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में भी कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ पर हमने टिक किया है, ठीक है। अब इसमें जो विस्तार देखेंगे, क्योंकि जो देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ऐसे होती है, इसका भी विस्तार होगा। जो अक्षांश रेखा का हमने विस्तार देखा वो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से था, आड़ा था, उत्तरतम बिंदु तक। देशांतर का विस्तार देखेंगे तो राजस्थान का हम लेंगे पूर्व से पश्चिम वाला हिस्सा, की खड़ी खड़ी लाइनें आएगी। तो जो राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये 0 डिग्री वाला ये इधर बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से बढ़ती जाएगी। तो राजस्थान कहाँ पर है? 69 डिग्री 30 मिनट से। 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान का कौन सा बिंदु है? पश्चिमतम बिंदु, पश्चिम बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु। और 78 डिग्री 17 मिनट में राजस्थान का कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। तो राजस्थान की स्थिति देशांतर के सापेक्ष क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जैसे अक्षांशीय विस्तार देखा था
उत्तरतम बिंदु से माइनस करा था दक्षिणतम बिंदु के अक्षांश को। ऐसे हम देशांतर विस्तार भी देखेंगे। देशांतर विस्तार में पूर्वी जो देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट, उसमें से माइनस करेंगे जो पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का, वहां से कौन सी गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है, उसको माइनस करेंगे तो देशांतर विस्तार अपने पास कितना आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। इसमें देखिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होगा। आपको पता है सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, धौलपुर, तो सबसे पहले वहीं उदय होगा। राजस्थान के सापेक्ष में, भारत के सापेक्ष में तो पूर्व में उधर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, फिर विश्व के सापेक्ष में देखें तो जापान दिखेगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होगा, धौल, क्योंकि जहां पर सबसे पहले उदय होगा अस्त भी तो वहीं होगा। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय व अस्त कहाँ पर होते हैं, जैसलमेर में, क्योंकि धौलपुर में उदय होकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जैसलमेर तक जाएगा तो इधर धौलपुर में तो लाइट बंद हो जाएगी। जैसलमेर थोड़ी बहुत रहेगी लेकिन उसकी भी हो जाएगी लाइट बंद वहां पे। तो सबसे पहले उदय हुआ धौलपुर में, अस्त भी तो धौलपुर में होगा, और सबसे बाद में उदय हुआ जैसलमेर में, तो अस्त भी लेट वहीं पर होगा। तो क्वेश्चन दे रखा था कि राजस्थान के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्योदय में अंतराल पूछा है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का पूर्व से उत्तर की तरफ विस्तार कितना किलोमीटर है, 872 किलोमीटर। और ये भी ज्ञात होना चाहिए राजस्थान का पूर्वी बिंदु से दक्षिणी बिंदु में जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। और साथ में ये ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर मतलब 1 डिग्री। ठीक है। तो 8 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, जब 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं तो 8 × 4 832। अब 47 मिनट को पार करने में इंटू 4 कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो 32 मिनट और 188 सेकंड, 188 सेकंड में 6 का 60 का भाग देंगे तो कितने मिनट में बदल जाएगा, कितने मिनट में बदल जाएगा, 3 मिनट 8 सेकंड में। तो 3 मिनट 8 सेकंड को 32 मिनट 188 सेकंड जो है उसमें जोड़ेंगे यानी कि बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड हो जाएगा। ये अपना आंसर आएगा। तो इसको लगभग अंदाजे से हम लिख सकते हैं, या ऑप्शन में दे रखा 35 मिनट, तो इसको लगभग आएंगे 36 मिनट। ठीक है, क्योंकि 35 से ऊपर इसे लगभग 36 करेंगे इसको। और अब राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो राजस्थान की सीमा रेखा में हम देखते हैं कि राजस्थान की कुल लंबाई कितनी, परिधि कहे तो 5920 किलोमीटर। कौन सी लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये जो राजस्थान की लंबाई है ना, ये जहाँ पर कर्सर चल रहा है अपना, ये पूरी टोटल इसकी परिधि कितनी है, 5920 किलोमीटर। अब राजस्थान की सीमा देखें तो अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा यानी कि राजस्थान की कुछ सीमा देखो, ये जैसे ये बारी बारी सीमा है, ये पाकिस्तान से लगती है, तो ये तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय रेखा। वो कह रहा है अंतरराज्यीय, जो पाकिस्तान से नहीं लगती बाकी राज्यों से लगती है भारत के, वो कितनी है लंबाई उसकी, 4850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय रेखा कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है। ये देखो राजस्थान का जो आपने ये मानचित्र देख रखा है, इस साइड है अपना यूपी, ठीक है, इस साइड है अपना हरियाणा, इस साइड है अपना पंजाब, इस साइड है गंगापुर में आखिरी बिंदु हिंदुमल कोट। यहाँ से स्टार्ट होकर, मतलब स्टार्ट होती जो पाकिस्तान से अपनी सीमा लगती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और जाती है इधर इधर इधर, और आखिरी सीमा जो पाकिस्तान होती है बाकासर शाहगढ़ तहसील जिला बाड़मेर तक। ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। ठीक है। उसके बाद आती है अपना गुजरात, गुजरात से एमपी, एमपी से यूपी, और ये वाली जो पूरी रेखा है इसकी लंबाई 4850। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 5920 किलोमीटर आ जाएगा, और ये दोनों रेखा की लंबाई वही थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो देखो पंजाब की जो 3 जिले हैं, पंजाब किसका, पंजाब पाकिस्तान का पंजाब, उसके 3 जिले राजस्थान से लगते हैं, गंगानगर बीकानेर से। ठीक है। गंगानगर की कितनी सीमा, 210 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से लगती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर की सीमा उससे पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। ठीक है। और बाड़मेर की
228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, अगर पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान के कितने जिले भारत से लगते हैं, तो वो है टोटल 9 जिले। पंजाब राज्य है पाकिस्तान का प्रांत, उसके 3 जिले, और सिंध प्रांत के 6 जिले, ठीक है, टोटल 9 जिले। ये आ गया। राजस्थान की सीमा हिंदुमल कोट से पश्चिम की तरफ, फिर दक्षिण की तरफ बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर जिले तक लगती है, ठीक है, ये पहले देख लिया हमने। इस जो राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान देश है उसके साथ लगती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण रेड क्लिप ने किया था। बेसिक सी बात है, कोई नाम है, उसी के नाम में कोई आदमी होगा, उसी के नाम पर रखा हुआ। रेड क्लिप महोदय के नाम पर ही रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया गया था। रेड क्लिप ने किया, इसे नाम, उनके नाम पर रेड क्लिप रेखा रख दी। ये कब हुआ था? 1947 को। विस्तार कहाँ पर है इस रेड क्लिप रेखा का? हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। लंबाई टोटल कितनी? 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब अंतर्राज्यीय सीमा देखिए, तो राजस्थान के अपना जो पंजाब है भारत वाला, उसके साथ कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है? राजस्थान की 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंजाब के साथ जो पंजाब की जिले और राजस्थान की जिले कौन कौन से जिलों के साथ लगती है, ठीक है। तो पंजाब का आता है फजील्का, मुक्तसर, और राजस्थान के आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, सीमा लगती है। ऐसे बात करें हरियाणा राजस्थान की, तो हरियाणा का फतेहाबाद है, सिरका, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, नूंह, महेंद्रगढ़। ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू। ऐसे अगर आप याद रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी ये है, ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे गुजरात है। अब क्वेश्चन जो है वो है कि राजस्थान की कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले जो सीमा बनाते हैं, मतलब राजस्थान की, तो 23 जिले तो अंतर्राज्यीय है और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय है। 27, परंतु 2 जिले, टोटल हो गए 27 की, लेकिन 2 जिले जो गंगानगर बाड़मेर, वो दोनों जिले क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। अगर आपको ऑप्शन दे दे 29, लेकिन अभी तो क्या है, जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो आप जो लेटेस्ट है वो आप देख लेना। देखो, वो जिले जो कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा या सीमावर्ती सीमा नहीं बनाते, कौन कौन से है? 8 है, नागौर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, पाली, बूंदी, जोधपुर, टोंक, ठीक है। लैंड लॉक जिला कहते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाली है। राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से? बीकानेर, जैसलमेर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अपना जो इम्पोर्टेंट था वो हमने ऊपर पढ़ लिया है, अक्षांश देशांतर ब्लॉक की स्थिति, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट था, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सीमा की लंबाई देखिए, ये सब हम देख चुके हैं, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन करने। देखो, राजस्थान राज्य में सबसे लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वो है अपना जैसलमेर। राजस्थान राज्य में सबसे छोटी सीमा वाला बीबी भीलवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सबसे नजदीक जिला गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे दूर जिला। ये कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर, इनको आप पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ये अपना, क्योंकि भूगोल का अपना शुरुआती टॉपिक है, इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो आगे के टॉपिक है वो कंसेप्चुअल है और पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट काम करेंगे और वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। हाँ, अब जो नॉर्मल जानकारी है राजस्थान की वो हमने अच्छे से ले ली है, बाकी जो है वो हम इम्पोर्टेंट वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो अपना जो पहला जो पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे राजस्थान की भूगोल में, वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।
तो जो हमारा जो राजस्थान जियोग्राफी का जो पोर्शन था उसका पहला हमने कर लिया है। अब इनके जो टॉपिक्स है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सारे साथ के साथ देख ले, इससे ज़्यादा आपको करने को जरूरत नहीं है। बाकी जो अपने जो मेन टॉपिक है वो इसके बाद स्टार्ट होंगे, भौतिक प्रदेश, जिसमें हम पर्वत पठार, जितनी भी डूंगर पहाड़ियाँ, जितने भी मैदान जो भी है अपने, वो सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जलवायु आ जाएगा, फिर अफवाह तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना भौतिक प्रदेश। इसको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे और इसको हमें अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमने ये पटवारी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और जितना भी सिलेबस में है, हर एक पॉइंट और हर एक जो सब्जेक्ट है हम इस अपने इस चैनल में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।